तो इस वक्त सोनिका मैम आ चुकी हैं। सोनिका मैम, सबसे पहला सवाल तो यही कि ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, उन्होंने अपने यहाँ 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया, और अब फ्रांस। आखिर क्यों एक के बाद एक देश ऐसे कदम उठा रहे हैं, वो भी ऐसे देश जिन्हें हम मानते हैं कि तकनीकी रूप से या डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास के लिहाज से दुनिया के अग्रणी देश है? क्या कारण हुआ? शुभ संध्या। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अ, हम सब जानते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी शारीरिक और सामाजिक विकास की भलाई के लिए, साथ में उनके फोकस के लिए, भावनात्मक भलाई के लिए। इसके लिए हमको ये कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, इन सरकार ने ये जो भी कदम उठाया है एक अच्छी सोच के साथ उठाया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स, शिक्षकगण, हम सब लगातार बच्चों की मानसिक सेहत, नींद के पैटर्न, ध्यान ना दे पाने की क्षमता के बारे में बात करते आ रहे हैं। और अगर हम इस पे थोड़ी सी रोक लगाएंगे तो हम इस पे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो उपलब्धि पा पाएंगे। यहाँ पे अब ये सवाल ये उठ रहा है मैम कि एक तरफ वो सोशल मीडिया है जिससे हम मानते हैं कि बच्चों को एक एक्सपोजर भी मिला, दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से बैन कर देना। अब मैम भी आ गई हैं, चीनू मैम भी। चीनू मैम, आपकी भी मैं इनिशियल प्रतिक्रिया इस पर ले लेता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया और अब फ्रांस ने किया। कितना ज़रूरी था? क्या इसके लिए सच में इतना बड़ा खतरा आ गया था कि उनको बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन ही करना पड़ा? खतरा तो विपिन जी है, और रियल है, रियल डेंजर है। हम सबको पता है, रिसर्च ये कह चुकी है किस तरह से सोशल मीडिया का ओवर यूज और डिपेंडेंसी और एडिक्शन तक बच्चों के लिए इतना हार्मफुल हो चुका है। पर सवाल ये है कि ये जो बैन है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कितना इफेक्टिव होगा, और क्या ये केवल एक एक्सट्रीम कदम हमारे लिए बच गया है करने के लिए, या कोई और भी अभी तरीके हमारे पास बाकी हैं? अब देखिए, इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए मैम थोड़ा सोशल मीडिया के अंदर हमको उतरना पड़ेगा कि सोशल मीडिया मायने क्या। अब सोशल मीडिया को आप माने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये तो वो बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा और भी कई इस तरीके के जहां पर हम लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं। आप अगर देखें कि कोविड से पहले सोशल मीडिया वहां तक सीमित था कि भाई आपने एक अपनी प्रोफाइल बना ली, जान पहचान का कोई व्यक्ति मिल गया, उसको जाके आपने देख लिया कि भाई उसके जीवन में क्या चल रहा है, जो उसने फोटोग्राफ्स डाले या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डाली, आपने अपने फ्रेंड्स को वहां सिलेक्ट कर लिया, छोटे मोटे ग्रुप्स बन गए, यहां तक चीजें सीमित थी। कोविड काल में यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे जब कुछ नहीं उनके पास था करने के लिए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किए। किसी ने रील्स बना के डालना शुरू की, किसी ने वीडियोस बना के डालना शुरू किए, किसी ने एक्सप्लेनर्स बना के डालना शुरू किए। हुआ ये कि अब सोशल मीडिया, और ऊपर से फिर जब इन कंपनीज को समझ में आया कि भाई ये तो हमारे लिए क्रिएटर्स बन रहे हैं, अब तो एक पूरी की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी बन गई है जहां पर रोज लोग नए नए प्रकार की चीज़ें बना के वहां डालते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और ये सब देखे जाते हैं, उनके लिए उनको इनफैक्ट पैसे मिलने लग गए हैं, पार्टनरशिप मिलने लग गई है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नियम शिफ्ट हो गए हैं, वो टिपिकल एडवर्टाइजिंग की जगह सोशल। तो अब जो सोशल मीडिया है ना, वो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जिसके अंदर पैसे भी हैं, जिसके अंदर अच्छा भी है और जिसके अंदर बुरा भी है। अगर मैं थोड़े समय पहले जाऊं कि भारत में एक वो किस्सा घटा था जहां पर एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक कार्यक्रम में जाके कुछ अशोभनीय बातें कह दी थी, और वहां भी उस समय हमने देखा बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी थी। और क्यों कह दी थी, क्या कर दी थी, क्या गाली देने की ज़रूरत पड़ रही थी, गालियों का कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी? इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमी काम कर रही है, पैसे काम कर रहे हैं। तो इस सारे संदर्भ में अब हमें सोशल मीडिया को देखना चाहिए। तो जहां तक वो सिर्फ सोशलाइजिंग करने की बात थी वहां तक ठीक था, लेकिन अब वो ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें पैसा आ गया है, और पैसे के लिए उसमें सब कुछ आ रहा है, अच्छा बुरा दोनों तरीके का, और वो बच्चों पे जा रहा है। अब ये एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मैंने देने की कोशिश की। सोनिका मैम, हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, एक बुरी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जैसे हम टीवी पर हैं, हम भी एक तरह का मीडियम ही है, हम भी एक कंटेंट बना रहे हैं, लोग इसे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप, मैं या मैम
तीनों जने यहाँ पर जब बात करेंगे तो एक मर्यादा के साथ बात करेंगे और एक जिम्मेदारी के साथ बात करें। हम यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल लिमिटलेस कुछ भी कर जाएं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये सोशल मीडिया के साथ नहीं है। वहाँ ना तो किसी तरह की सेंसरशिप है, ना किसी तरह की लगाम है, ना किसी तरह का कंटेंट पे किसी प्रकार का कंट्रोल है, यानी वहाँ पर हर चीज़ अच्छी बुरी सब मिल रही है। अब मेरा सवाल यह है सोनिका मैम कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ना कोई आगा है, ना पीछा है, ना कोई कंट्रोल है, मतलब उसमें सब कुछ है, क्या उसमें बच्चों को खुला छोड़ देना सही रहेगा? ये बात फ्रांस की नहीं है, ये बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, एक जनरल बात है। क्या एक ऐसे इकोसिस्टम में जिसमें सब कुछ है, बच्चों के लिए सही गलत सब है, क्या उसमें बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इफ हमने बच्चों को खुला छोड़ा तो फिर उनका कोई लिमिट नहीं होगा। एक्सपोजर टू कंटेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर एज, वहां पे बिल्कुल भी कोई मर्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए एक पेरेंटल गाइडेंस, सुपरविजन, एक आई वॉच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट एक्सपोजर की बहुत 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 जरूरी मांग रखनी चाहिए, और हमें चाहिए भी कि हम उस पर एक सुपरविजन रखें। अगर हमने ये बिल्कुल खुला छोड़ा, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया एक खुली किताब है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कितना भी यूज कर सकता है, कुछ अत्यधिक यूज हो सकता है, कुछ बहुत ही लिमिट में यूज हो सकता है, परंतु अगर उस पर कोई सुपरविजन नहीं हुआ तो इसमें हानि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ही होगी। तो बच्चों की हानि जो हम आजकल देखते आ रहे हैं वो है उनकी मानसिकता, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस जो वो आजकल जा रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू दैट। सो दैट इज समथिंग जो हमको बहुत बहुत ज्यादा संभालना है। उसके लिए एक पेरेंटल गाइडेंस, एज एजुकेटर्स, हम शिक्षकगण, मुझे लग रहा है मैम कि क्या अगर ये पेरेंटल गाइडेंस काफी होता, अगर कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझ रही होती, या फिर एक जो जनरल अवेयरनेस से बात बन रही होती, तो ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही फ्रांस को ऐसे कड़े कानून बनाने पड़ते। चीनू मैम, अब आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं, बताते हैं, आप उसको यहाँ पे बताएंगी कि आप जो ये रील वाला कंसेप्ट है, या फिर आपको जो आप देखते हैं वही बार बार थ्रो करना, यही सोशल मीडिया की खासियत है कि जैसा कंटेंट आपको पसंद है वो लगातार परोसता जाता है। बच्चे तो छोड़िए, आप, मैं, और अगर ईमानदारी से बात करें तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि वो तो चीज़ ही ऐसी है, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है, वो डोपामाइन अंदर जो भी रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। चीनू मैम उसको ज़्यादा बेहतर बताएंगी, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, आप दोनों का भी अनुभव है। आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं चाहे बुरी चीज़, अगर आपकी पसंद की चीज आपको लगातार थ्रो की जा रही है, आप देखते चले जाते हैं। बहुत देर बाद आपको एहसास होता है कि आपका तो घंटा 1.5 घंटा इसमें चला गया। अब दो चीजें यहां पर हुई, एक तो समय की बर्बादी हुई, दूसरा ये भी हुआ कि वो जो भी कंटेंट आपने देखा, कहीं ना कहीं उस कंटेंट ने आपके दिमाग में एक जगह बनाई, एक इंप्रेशन छोड़ा। एंड नंबर 3, आपके माइंड को उसने फ्री नहीं रहने दिया, आपके माइंड को लगातार एंगेज किया। मैम, चीनू मैम, ये तीनों परिस्थितियां कितनी अच्छी या कितनी खराब है? विपिन जी, जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो एक 3 इसमें चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नेंस है किसी भी कंट्री की, चाहे वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो। दूसरा, जैसे सोनिका जी ने कहा, पेरेंट्स की क्या भूमिका है, और तीसरा बच्चों की और एडोलेसेंट्स की खुद की क्या भूमिका है इसमें है। तो फ्रांस ने जो ये बैन लेकर आए, उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक वोटिंग करवाई। तो उन्होंने क्या देखा उस सर्वे में कि जो पेरेंट्स हैं वो 80% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये बैन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो वहां के खुद के एडोलेसेंट्स हैं 13 से 16 साल के, 67% एडोलेसेंट्स ने भी ये बोला कि ये होना चाहिए। उसके बाद ये बैन लाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद ही ये एहसास हो गया है कि हमारी अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कमजोर पड़ रही है और हम इस लूप में जाते जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ रही है।